हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी किसी कारणवश नहीं हो पाई है। तो वैसे बच्चों के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और क्रैश कोर्स के माध्यम से सभी विषयों के यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप 2021 बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे। आपका दिन प्रतिदिन एक एक दिन कम होते जा रहा है परीक्षा का, तो आप लोग इसी जो बचे हुए दिन है उन्हीं में आपका क्या करना है, पूरे अच्छी तरीके से आपको तैयारी करना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 40 हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। तो अगर आप शुरू के 2-4 प्रश्न देख के छोड़ देंगे तो आप 2 ही 4 प्रश्न आपको याद हो पाएगा, लेकिन जो बच्चा यहाँ पे 40 प्रश्न देखेगा शुरू से लेकर अंत तक, उसको 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे याद होगा और उसको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो उसे दिक्कत या परेशानी में डालेगा। वो सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे अच्छी तरीके से दे पाएगा और वो अच्छे नंबर भी ला पाएगा। तो आप लोग भी क्या कीजिए कि एक पूरा 40 प्रश्न देखिए, एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। और ये क्रैश कोर्स डेली रात 8 बजे चलता है, तो 8 बजे आप लोग लाइव आना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जिन बच्चों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे 12 बजे दिन में होता है, तो आप लोग यहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए, आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है मार्को पोलो, सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये भी प्रश्न आता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था। जो गुटेनबर्ग थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछता है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहां पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि गुटेनबर्ग ने सबसे पहली पुस्तक कौन सी छापी, तो बाइबिल पुस्तक छापी। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग जरूर यहाँ पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इसमें से पता करना है कि वो कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग में आपको कपास की आवश्यकता पड़ेगी और कपास कौन उगाता है, तो कृषि यानी किसान लोग उगाता है, यानी इसमें कृषि की जरूरत है। और प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कृषि की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सीमेंट किससे बनता है, यहाँ पे चूना पत्थर से बनता है। तो चूना पत्थर से बनता है तो इसमें कृषि की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह देखिए, यहाँ पे जो चीनी उद्योग होता है इसमें भी कृषि की जरूरत पड़ती है। जो ईख होता है वो किसान ही उगाता है। और जूट मिल में भी आपको क्या होता है, यहाँ पे जूट जो होता है वो भी किसान ही उगाता है। तो इन तीनों में यहाँ पे किसान यानी इसमें कृषि की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो सीमेंट उद्योग होगा उसमें कृषि की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 3 नंबर प्रश्न, श्वेत क्रांति का संबंध किससे। जो श्वेत क्रांति हुआ था उसका संबंध किससे है आपको बताना है। ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे था, तो श्वेत क्रांति का संबंध यानी किससे था, तो दूध से था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी आता है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीज कुरियन जी को माना जाता है। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 7 मार्च, बी ऑप्शन है 8 मार्च, सी ऑप्शन है 5 मार्च, डी ऑप्शन है यहाँ पे 6 मार्च। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मजदूर दिवस होता है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 1 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है और ये 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। यहाँ पे बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है यहाँ पे 27। तो भारत में अब कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य हैं। और ये भी प्रश्न अगर आ जाए कि भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में अब 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये भी प्रश्न आता है कि भारत का कौन सबसे नया राज्य है, तो भारत का सबसे कौन नया राज्य है, तो जो तेलंगाना राज्य है वो भारत का सबसे नया राज्य है, जिसका गठन 2014 में ही हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य में लौह उत्पादक सबसे अधिक होता है। इसमें से बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहां लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें लोह उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो जो कर्नाटक होता है वहां पे लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो झारखंड है, इसमें जो झारखंड राज्य है यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, तो झारखंड में सबसे अधिक क्या होता है, कोयला होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी किस पत्रिका के संपादन किए थे। जो महात्मा गांधी थे वो किस पत्रिका के संपादन किए थे, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे हिंदुस्तान। तो महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ पे हरिजन पत्रिका जो था उसका संपादन किए थे। और एक और पत्रिका का संपादन किए थे, वो भी पूछता है कि महात्मा गांधी एक और पत्रिका का जो संपादन किए थे वो कौन था, तो वो कौन था, यहाँ पे यंग इंडिया यहाँ पे जो पत्रिका था उसका भी संपादन कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। और हरिजन जो पत्रिका है इसका भी संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे नेपाल की मुद्रा क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपाल की मुद्रा इसमें से क्या है। ए ऑप्शन है टाका, बी ऑप्शन है रुपया, सी ऑप्शन है डॉलर, डी ऑप्शन है यहाँ पे पौंड। तो यहाँ पे बताना है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया ही है। और भारत का मुद्रा भी क्या है, रुपया ही है। और पाकिस्तान का भी मुद्रा क्या है, तो तीनों देशों का यहाँ पे रुपया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेपाल का मुद्रा क्या है, तो रुपया है। भारत में तो रुपया चलता ही है और पाकिस्तान का भी जो मुद्रा होता है वो भी क्या होता है, रुपया ही होता है। लेकिन जो बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश का यहाँ पे मुद्रा का नाम क्या होता है, तो टाका होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये भी प्रश्न आता है कि बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है, तो टाका है। और अमेरिका का मुद्रा क्या होता है, तो डॉलर होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो जो कृषि क्षेत्र होता है उसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सेवा क्षेत्र होता है उसको यहाँ पे तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। और जो उद्योग निर्माण होता है उसको कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, द्वितीय क्षेत्र बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो सेवा क्षेत्र होते हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो जो यहाँ पे बैंकिंग होता है, बैंक, वो सभी किस में आते हैं, जो सेवा क्षेत्र होता है उसी में आते हैं, यानी तृतीय क्षेत्र में ये लोग आते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कौन होता है, जो कृषि क्षेत्र होता है वो क्या होता है, यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर, परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन कौन सा है। ए ऑप्शन है बसें, बी ऑप्शन है जहाज, सी ऑप्शन है रेल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ट्रक। तो यहाँ पे देखिए परिवहन का भारत में सबसे सस्ता संसाधन कौन है, तो जो रेल है वो परिवहन का सबसे सस्ता संसाधन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है और ये काफी महत्वपूर्ण है। ये एक पुस्तक है, इसका नाम बताना है कि किसने लिखा है। यहाँ पे देखिए द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम जो है ये पुस्तक के लेखक यहाँ पे बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है गैरिबाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो
यहाँ पे बताना है आपको कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाउ है, तो इनका नाम याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो द फान, तो यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा, तो फान बोई चाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पे स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे नर्मदा, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है सतलज, डी ऑप्शन है यहाँ पे गंगा। तो भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पे है, जिसे हम लोग सतलुज नदी भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि जो बिहार का गांधी सेतु पुल है वो किस नदी पे स्थित है, तो बिहार का जो गांधी सेतु पुल है वो पटना में स्थित है, और ये किस नदी पे स्थित है, तो वो गंगा नदी पे स्थित है। तो इस प्रश्न को भी आप साथ में याद रखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह, यहाँ पे श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। जो सिखों के 10वें गुरु हैं यहाँ पे श्री गोविंद सिंह जी, उनका यहाँ पे बिहार के किस नगर में जन्म हुआ था। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। और यहाँ पे सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सिख धर्म के संस्थापना भी किसने किया था, तो गुरु नानक देव ने ही किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, या बिहार का अभिशाप किस नदी को कहते हैं। ये भी दोनों प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं, या बिहार का अभिशाप नदी किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे गंगा, बी ऑप्शन है पुनपुन, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है यमुना। तो यहाँ पे देखिए बिहार की शोक नदी किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। और कोसी नदी कहां से निकलती है, तो कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है, और नेपाल का जितना भी पानी होता है वो बिहार में लाके यहाँ पे रख देती है, जिससे बिहार में जो उत्तरी बिहार होता है उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा बाढ़ की आशंका होती है, और बहुत ज्यादा बाढ़ भी आता है। तो ये क्या, इसीलिए ये जो नदी है कोसी नदी, इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, भारत एक राष्ट्र है, जो अपना भारत है वो कैसा राष्ट्र है, यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे बताना है कि जो भारत एक राष्ट्र है वो कैसा है, तो भारत जो है वो एक विकासशील देश है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में अभी जो विकास कार्य है वो अभी होना जरूरी है, और विकास अभी हो रहा है। तो जिस देश का अभी विकास हो रहा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकासशील देश बोलते हैं, और जिस देश का विकास पूरी तरीके से हो चुका होता है उसे हम लोग विकसित देश बोलते हैं। तो यहाँ पे विकसित देश अगर पूछे कि विकसित देश का उदाहरण कौन सा है, तो विकसित देश का उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और 40 प्रश्नों में से आप लोगों को एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके और आप बहुत ही अच्छे बोर्ड में मार्क्स ला सकें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे 16 नंबर, पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई। जो पंचायती राज्य है उसकी शुरुआत किस राज्य से हुई आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो पंचायती राज्य का शुरुआत किस राज्य से हुआ था, तो राजस्थान से हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और राजस्थान वो राज्य है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है यहाँ पे रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है यहाँ पे टैगोर। तो यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न और आता है जो काफी ही महत्वपूर्ण होता है,
प्रश्न होता है कि यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना किसने किया, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। और यह भी पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना किस शहर में किया गया, तो मुंबई शहर में किया गया। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा देश होता है जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी जिसमें सरकार भी काम करता हो और प्लस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी कार्य करता है। तो जिसमें सरकार भी कार्य करता हो और प्राइवेट भी कार्य करता हो। यहाँ पे जैसे देख लीजिए, यहाँ पे जो स्कूल होता है वो सरकारी भी होता है और प्राइवेट होता है, यानी जिसमें सरकार और प्राइवेट लोग यानी आम आदमी दोनों साथ मिलकर देश चलाता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो इसमें से आपको पता करना है कि कौन सा वो देश है जो जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अमेरिका, बी ऑप्शन है भारत, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे ब्रिटेन। तो किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो जो भारत है इसमें क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसका है, तो जो अमेरिका होता है उसका पूंजीपति वर्ग अर्थव्यवस्था होता है या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, वो किसका है, तो अमेरिका का पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो साथ में ये भी याद रखना है। लेकिन ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण आपके लिए है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे भारत में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। 40 के 40 प्रश्न देखिएगा और 40 प्रश्न आपको यहीं पे याद भी हो जाएगा। और 1 2 3 यहाँ पे कुछ प्रश्न देख के छोड़ दीजिएगा तो आपको वहीं तक ही प्रश्न आपको याद रहेंगे। अगर आप 40 देखिएगा तो 40 आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अपना पृथ्वी होता है उसमें कितना प्रतिशत जल है, तो उसमें 71% क्या होता है, पृथ्वी का 71% जल है और 29% क्या है, स्थल भाग है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी पे कितना ज्यादा पानी है। तो पृथ्वी पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पानी है और जो बहुत ही ज्यादा पानी होने के कारण पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को हम लोग कौन सा ग्रह बोलते हैं, नीला ग्रह बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। जो धन निकासी का सिद्धांत था वो किसने दिया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे फिरोज शाह, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। तो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रश्न ये भी आता है कि भारत का राष्ट्रीय आय, यानी यहाँ पे एक प्रश्न ये भी था कि प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाला। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाला, तो दादा भाई नौरोजी ने ही निकाला था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। यहाँ पे बताना है कि जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है चला था उसमें नर्मदा क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे तालाब, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है समुद्र, डी ऑप्शन है पेड़। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नर्मदा एक नदी का नाम है। और यहाँ पे ये भी प्रश्न आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। जो संजय गांधी जैविक उद्यान है वो किस नगर में स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है राजगीर, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है बिहार। तो संजय गांधी राष्ट्रीय यहाँ पे संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो पटना में स्थित है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न आता है कि गोलघर कहाँ स्थित है, तो जो गोलघर है वो भी कहाँ पे स्थित है, पटना में ही स्थित है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। जो महात्मा गांधी थे वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है यहाँ पे बनर्जी। तो यहाँ पे जो महात्मा गांधी थे वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले को वो क्या मानते थे, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा।
जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। जो भारत में लोग सांसद बनते हैं उनको अगर आपको सांसद बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और 18 वर्ष में क्या होता है, आपको वोट देने का अधिकार किस वर्ष में मिलता है, तो 18 वर्ष के आप जब हो जाते हैं तो आपको वोट देने का अधिकार भी मिलता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1890, सी ऑप्शन है 1895, डी ऑप्शन है 1900। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, यह भी आता है प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। तो यह भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 26 नंबर की, सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। तो जो सुनामी होता है वो कहाँ पे आता है, समुद्र में आता है सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है द्वीपों पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो सुनामी समुद्र के तल में जब भूकंप आता है तब सुनामी क्या होता है, आता है। और सुनामी क्या है, तो सुनामी एक समुद्री लहर है। तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर की, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। जो यूरोप है उसका मरीज किस देश को कहा जाता है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है तुर्की, बी ऑप्शन है इटली, सी ऑप्शन है ब्रिटेन, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, कि एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, तो एशिया का मरीज चाइना को कहा जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है रोम। तो कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। और सबसे पहले मुद्रण का शुरुआत भी कहाँ पे हुआ था, तो वो भी चीन में हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है कि कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था, तो चीन में हुआ था। और मुद्रण का शुरुआत भी सबसे पहले कहाँ पे हुआ था, तो चीन में हुआ था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आपको एक भी प्रश्न स्किप नहीं करना है, पूरे 40 के 40 प्रश्न देखिएगा और 40 प्रश्न देख लीजिएगा तो आपको यहीं पे 40 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर, भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, यानी सबसे अधिक कौन सा फसल लोग खाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है। तो जो चावल है वो मुख्य खाद्य फसल है भारत का, यानी सबसे अधिक लोग क्या पसंद करते हैं खाना, तो चावल पसंद करते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक ये भी प्रश्न आता है कि चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो चावल सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। तो यहाँ पे अगर वो प्रश्न पूछे कि चावल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। और भारत का सबसे मुख्य खाद्य फसल कौन है, तो चावल ही है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 30 नंबर, प्लास्टिक मुद्रा एक उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्लास्टिक मुद्रा है वो किसका उदाहरण है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चेक का, बी ऑप्शन है यहाँ पे बैंक ड्राफ्ट का, सी ऑप्शन है यहाँ पे एटीएम कार्ड का, डी ऑप्शन है यहाँ पे मिश्रित मुद्रा का। तो यहाँ पे जो प्लास्टिक मुद्रा है वो किसका उदाहरण है, तो एटीएम का है, यानी यहाँ पे एटीएम कार्ड का है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सी हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है। तो एटीएम का विस्तृत रूप क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है यहाँ पे मध्य मार्ग। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। तो जो रेशम मार्ग होता है उसी से क्या होता था, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर देखिए, नेपा नगर प्रसिद्ध है। जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो जो नेपा नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि हीरा सबसे अधिक कहां पे होता है। तो हीरा सबसे अधिक कहां पे होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में कहां होता है, तो जो पन्ना जगह है, मध्य प्रदेश का जो पन्ना, वहीं पे हीरा क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है आप देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि चावल है, चावल कौन सा फसल है, इसमें से आपको बताना है। ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो चावल कौन सा फसल है यहाँ पे आपको बताना है। तो चावल है जो एक खरीफ फसल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। और ये सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि चावल कौन सा फसल है। तो चावल क्या है, यहाँ पे खरीफ फसल है। यहीं पे एक और प्रश्न आता है कि गेहूं कौन सा फसल है। तो जो गेहूं होता है वो कौन सा फसल होता है, रबी फसल होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि चावल कौन सा फसल है, तो जो चावल है वो कौन सा फसल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि चावल कौन सा, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए जो चावल है वो कौन सा फसल है। तो चावल ये है जो यहाँ पे वो खरीफ फसल है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर है, दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि दुनिया का मजदूर एक हो यह किसने कहा था। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है लेनिन, सी ऑप्शन है स्टालिन, डी ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय। तो दुनिया के मजदूर एक हो यह किसने कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। जो अपना भारत है उसमें सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी, यानी सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक ये भी प्रश्न आता है कि वो कौन सा मिट्टी होता है वो जो सर्वाधिक उपजाऊ होता है। तो जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो सर्वाधिक उपजाऊ होता है, ये भी प्रश्न पूछता है। और ये भी प्रश्न पूछता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो जो काली मिट्टी होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुन मिट्टी होता है। और काली मिट्टी पे कौन सा फसल सबसे अधिक होता है, तो काली मिट्टी पे कपास है जो सबसे अधिक होता है। तो साथ में इन प्रश्नों का भी जवाब आपको याद होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है, भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यहाँ पे बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज्य में। तो भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो जो पंचायती राज्य है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है, तो 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन है बुडापेस्ट, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है इटली, डी ऑप्शन है यहाँ पे वियतनाम। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन मिस हो गया था, यहाँ पे कंबोडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देवता के लिए है, तो अंकोर वाट का मंदिर है वो यहाँ पे विष्णु जी के लिए है। और अंकोर वाट का मंदिर किसने बनाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। जो गांधी जी हैं वो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1900 में, यहाँ पे सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1916 में। तो जो महात्मा गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए भारत। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए, तो 1915 में आए और एक साल बाद उन्होंने क्या किया, साबरमती आश्रम का स्थापना किया। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर, भारत में पहला परमाणु केंद्र कहां स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला परमाणु केंद्र है वो कहां पे स्थापित किया गया था। ए ऑप्शन है असम, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है तारापुर, डी ऑप्शन है नरोरा। तो यहाँ पे भारत का पहला परमाणु केंद्र कहां पे स्थापित किया गया था, तारापुर में किया गया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि तारापुर कहां स्थित है, तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसमें से आपको पहचानना है कि भारत का कौन केंद्रीय बैंक है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकों का बैंक कहा जाता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न सभी बच्चों को यहाँ पे कमेंट में बताना है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था। ए ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। आपके पास एक एक दिन कम होते जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई कीजिए और जो भी क्लास होता है उससे आप लोग एक दिन भी मिस मत कीजिए। और आपकी जो आदत है कि वीडियो को यहाँ पे 2, 4 या 5 प्रश्न देख के आप छोड़ देते हैं, तो उस आदत को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अब परीक्षा बहुत ही नजदीक है। तो आप लोग अभी से ही क्या कीजिए, वीडियो का जितना भी क्वेश्चन कराया जाता है पूरा क्वेश्चन देखिए, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो सके। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे क्या कीजिए, आप लोग नोटबुक पे लिख के याद करते रहिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप लोग 2-4 दिन पे आप लोग क्या कीजिए, उसका रिविजन कीजिए। ऐसा कीजिएगा तो वो प्रश्न आपको हमेशा याद रहेगा, और जब बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न आपको मिलेगा तो आपको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने भाई बहन जितने भी पढ़ते हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसको ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और एक बात, सुबह यहाँ पे 5 बजे अब यहाँ पे डेली टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी बच्चे अगर टेस्ट देना चाहते हैं वो सुबह 5 बजे हमसे जुड़ सकते हैं। अब आप लोग पढ़ाई करने का आदत डालिए, और सुबह में जो क्लास होता है वो सीधे दिमाग में फिट होता है। तो 5 बजे वाला क्लास तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आज से यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, डेली एक टेस्ट होगा, और इसमें से काफी जितने भी बच्चे टेस्ट में सही जवाब देंगे उसका यहाँ पे नाम भी लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।